नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सावंता। आप देख रहे हैं झरोका पॉडकास्ट स्टूडियो। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। वैसे पहचान का कोई परिचय तो नहीं है, मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये हैं अंजू शर्मा, खेजरोली नगर पालिका से। और अभी हाल ही में जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 211वीं रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आए, आपके सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे स्टूडियो। थैंक यू। दूसरी बात, हम आपसे बातचीत करें, हमारे दर्शक है, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में परिचय बता दें। मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं जालसू तहसील में ग्राम बरना की बेटी हूँ और मेरी जो शादी है वो खेजरोली नगर पालिका में हुई है। और मैंने ये जो मेरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट मैंने 2021 में दिया था, उसमें मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। 2023 का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, उसमें मुझे राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज प्राप्त हुई थी, जिनकी वर्तमान में मेरी ट्रेनिंग चल रही है अजमेर में। और ये मेरा तीसरा प्रयास था जिसमें मुझे 211वीं रैंक प्राप्त हुई है। बहुत बहुत अच्छी। और सर इसके अलावा सर 2020 से लेकर और 2026 मार्च 2026 तक मैंने प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी है। बहुत अच्छी है, मतलब संघर्ष वाली कहानी आपकी शुरू से चल रही है। जी सर। अच्छा, आपकी बचपन की जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मेरे बचपन की शिक्षा, मेरा जो गांव है पैतृक गांव बरना, वहाँ के सरकारी स्कूल में मैंने 10th तक पढ़ाई की है। फिर उसके बाद में 2 साल 11th 12th मैंने एक निजी विद्यालय से एजुकेशन प्राप्त की है। और जो मेरी कॉलेज है वो एक निजी महाविद्यालय से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट थे? मेरे ग्रेजुएशन में बीएससी किया है मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। अच्छा, मतलब साइंस बैकग्राउंड से रहे आप, और फिर ये सफलता आप हासिल कर रहे हो, एक प्रेरणादायक सफलता हमें लगती है। दूसरा, आपके परिवार में आपकी सफलता के लिए किन किन का योगदान आप मानते हैं? सर मेरी जो सफलता है उसमें मोस्टली मेरे जो पीहर वाले हैं और जो ससुराल वाले हैं, उन दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने का काम किया है मेरे पीहर वालों ने। दादाजी, मम्मी जी, पापा जी, सबने, मतलब चाचा जी वगैरह, तो उन्होंने सबने मुझे शुरू से मोटिवेट किया। और जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने वास्तव में मेरा जो संघर्ष का समय था उसमें मेरा साथ दिया है। तो सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है इसके लिए। कहा जाता है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ आप इस तरह की सफलता हासिल कर पाएंगे। पहले आप लैब असिस्टेंट पद पे थे, फिर आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिस पोस्ट पे आप कार्य अभी चल रही है आपकी ट्रेनिंग, और अब ये सफलता प्राप्त करना एक संघर्ष की चुनौती सा लगता है। तो आपने इस सफर को कैसे तय किया है? सर चूंकि 2018 में मेरी शादी हुई, उसके बाद में मैंने घर पे रहते हुए, ससुराल में रहते हुए गाय भैंस और खेत के कामकाज के साथ, उसी कामकाज के साथ मैंने प्रयोगशाला सहायक की तैयारी की थी। और उसमें सिलेक्शन होने के बाद में मेरी जो पोस्टिंग है वो जोधपुर में हुई थी। तो वहाँ मुझे स्कूलिंग टाइम के अलावा जो टाइम मिलता था उसमें मुझे फ्री टाइम मिल जाता था। तो मैं वहाँ मैनेज करती थी टाइम और वहाँ पढ़ाई करती थी। उसके अलावा जब घर आती थी तो थोड़ा कामकाज में हेल्प मिल जाती थी। जो सासू है वो थोड़ी लिबरल है, तो वो मतलब इतना मतलब बर्डन डालते नहीं थे कि तुम्हें ही करना है, तुम बहू हो तो तुम ही करोगी। वो मतलब जितना उनसे हो पाता था मैक्सिमम काम वो कर लेती थी और हमें टाइम दे देती थी पढ़ने के लिए। तो इस हिसाब से हमने टाइम मैनेज किया है। अच्छा, आप आरएस की जो तैयारी है वो शुरू करने की प्रेरणा आप लैब असिस्टेंट पद पे जाने के बाद तय हुआ, या फिर शुरू से ही आपको आरएस बनने की प्रेरणा थी? सर जब मैं स्कूल में थी 8th 9th क्लास में, तो हमारे स्कूल में एक मैडम थे, 2nd ग्रेड मैडम थे। तो वो उस टाइम पे आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ से हमने मतलब थोड़ा बहुत जाना आरएस के बारे में। तो थोड़ा बहुत यूँ था कि हाँ मैडम सरकारी टीचर होते हुए आरएस की तैयारी कर रही है तो आरएस मतलब कुछ बड़ी चीज होती है। पर उस टाइम पे सिर्फ ये विचार था दिमाग में। फिर जैसे जैसे स्कूल में आए, कॉलेज में आए, थोड़ा और ढंग से इसको जानने का प्रयास किया। तो और फिर लैब असिस्टेंट पे पोस्टिंग होने के बाद में खूब फ्री टाइम रहता है, उसमें इतना मतलब कार्यभार इतना होता नहीं है, तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज किया और
फिर ये जो भी सफलता है वो आपके सामने है। तो इसका मतलब आप शुरू से ही तैयारी कर रहे थे, तो जी बीच में कोचिंग का सहारा भी लिया या सेल्फ स्टडी पर आप ज्यादा रहे? हाँ, 21 वाली जो भर्ती रही उसमें मैंने सेल्फ स्टडी की थी और अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा मेंस नहीं निकल पाया। 23 वाली जो भर्ती है उसमें थोड़े दिन मैंने कोचिंग का सहारा लिया, महीने भर तक मैं कोचिंग गई, समझने की कोशिश की कि किस हिसाब से मतलब टॉपिक को कवर करें, आंसर राइटिंग क्या हो। और उसके अलावा जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसके लिए मैं कोचिंग से जुड़ी रही और मॉक इंटरव्यूज के लिए मैं कोचिंग से जुड़ी रही। बाकी जो सारा था चॉइस वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने मैक्सिमम 90-95% मैंने खुद ने कवर Self किया ही है। किया। बाकी 5% में जैसे कोचिंग से टेस्ट सीरीज वगैरह बस इतना ही रहा है। ये बाकी रहा। मेरा सेल्फ स्टडी का था पूरा। तो पहले वाला जो रिजल्ट था आपका, पहले वाला जो रिजल्ट, जी उसमें और इसमें क्या अंतर देखने को मिला और आपने क्या रणनीति अपनाई दोनों ही एग्जाम में? सर जो पहला वाला जो रिजल्ट था 23 वाला उसमें मुझे 241वीं रैंक प्राप्त हुई थी और उसमें मुझे मेरी थर्ड प्रेफरेंस मिली थी, मतलब मुझे आरटीएस का पद मिला था। और इस बार वाला जो रिजल्ट आया उसमें 211वीं रैंक है और मुझे आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विसेज मिलने की उम्मीद है। और उसके अलावा रणनीति में तो पहले से मतलब एक ढांचा तैयार था कि हाँ 21 में भी किस मेंस तरह से- लिखा, 23 में भी मेंस लिखा, तो ज़्यादा स्ट्रेटजी तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आंसर राइटिंग वगैरह पहले से ही आती थी, थोड़ा बहुत करंट अफेयर ऐड किया और बस थोड़ा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की आंसर राइटिंग को, बस यही था। अच्छा, मतलब विशेष खास फॉलो रणनीति तो आपने नहीं बनाई, जी। लेकिन इस एग्जाम के लिए पहले से आपका बेस तैयार था, पूरा कंसेप्ट हाँ, क्लियर था। क्योंकि सिलेबस सेम था ना। अच्छा, 23 में वर्तमान भी में जिस syllabus पद वही पे था। आप कार्य कर रही हैं, जी। उस पद पर क्या चुनौती लग रही है आपको? बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? सर सिविल सेवा अपने आप में चुनौतीपूर्ण होती है, चाहे कोई सी भी सेवा हो। और अब तहसीलदार सर्विसेज में चूंकि आप एक पूरी तहसील का प्रतिनिधित्व करते हो सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से वो चुनौतीपूर्ण होता ही है। परंतु अगर टाइम मैनेजमेंट और धैर्य रखा जाए और साथ साथ में अपनी इंटेलिजेंस पे काम किया जाए तो हर चुनौतियों से निपटा जा सकता है। बिल्कुल। आपकी शादी का सफर कैसा रहा, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। कब शादी हुई? और जी सर, मेरी जो शादी है वो 2018 में हुई थी, अप्रैल 2018 में। और उसके बाद में जो भी मतलब प्रयोगशाला सहायक की जॉब भी शादी के बाद ही लगी है। और उसके बाद में जितने भी अटेम्प्ट दिए वो मैंने शादी के बाद ही दिए, क्योंकि शादी के समय मेरी जो उम्र थी वो 19 साल थी, तो मैं एलिजिबल भी नहीं थी एग्जाम्स के लिए। तो सारा शादी के बाद ही हुआ है। ससुराल वालों का अच्छा सपोर्ट रहा है और जो भी मतलब सफलता मिली है उसमें विशेष रूप से मेरी जो सासू माँ है उनका विशेष योगदान रहा है। एक छोटी गुड़िया भी है, और जिस समय आपके एग्जाम थी पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू देखा लिया था, जी उस समय शायद वो छोटी थी, छोटी 3 हाँ। महीने ऐसा कुछ था एग्जाम के टाइम पे, 2024 में ऐसा कुछ। 23 हाँ, जो 23 की जो भर्ती थी 2023 वाली, उसका जो प्री वाला जो पेपर लगा था उससे 2 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई थी। तो वो थोड़ा फेस था संघर्षपूर्ण, जब आप बिल्कुल एक नवजात बच्चे के साथ में पढ़ने बैठ रहे हो, बारी बारी से उसको ब्रेस्ट फीड भी करवाना है, उसका ध्यान भी रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगले महीने आपके प्री का एग्ज़ाम है। तो वो संघर्षपूर्ण टाइम था। अब वाले चॉइस वाला जो मेरा पेपर था उसमें हालांकि मुझे दिक्कत नहीं है कि गुड़ियाँ थोड़ी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो इस बार थोड़े संघर्ष कम रहे हैं। जी। अच्छा, जो अब आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, जी। और विशेष तरह से मैं चाहता हूं कि जो अब समाज की अपने पूरे बेटियां हैं जो आरएस की तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आपको जी। देखकर प्रेरणा लेंगी, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी सोशल मीडिया के माध्यम से, या क्या बताना चाहोगी? सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा जो सबसे मजबूत संदेश है वो तो यही है कि सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है देश की वो सोशल मीडिया के जो मिसयूज है उसके कारण लगभग बर्बादी की ओर अग्रसर है। ज्यादा अट्रैक्टिव करता है वो। बिल्कुल, रील कल्चर जो है वो युवाओं का जो ब्रेन है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको खत्म कर रहा है लगभग। तो
सोशल मीडिया का आप बढ़िया यूज़ भी कर सकते हो। जैसे इस बार वाले जो हमारे भर्ती वाले जो कुछ टॉपर्स हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो तैयारी है उसमें एआई का काफ़ी यूज़ लिया है। जो भी अपने जेमिनाई, चैट जीपीटी वगैरह होते हैं, उनसे काफ़ी अच्छे उन्होंने आंसर स्किल वगैरह सीखी है। बिल्कुल तो उसका helpful मतलब रहा हाँ उनके लिए। बिल्कुल आप अच्छा यूज़ भी कर सकते हो। पहला तो यही है, सोशल मीडिया से दूरी रखिए। दूसरा ये है कि अपने जो भी लक्ष्य है, ये नहीं है कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, पढ़ाई का ही है। दूसरे भी है, गेम्स भी है, डांसिंग में भी करियर बना सकते हो, फैशन में भी करियर बना सकते हो। तो जहाँ भी आपका जो भी लक्ष्य है उसके प्रति आप 100% डेडिकेट रहिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। सफलता मिलेगी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ये आरएस अधिकारी के रूप में आपके चयन हुआ है, तो जी। आप समाज में किस तरह का बदलाव लाएंगे? सरकार की कौन सी योजनाएं हैं उनको आप फॉलो करवाएंगे? सर, एज ए सिविल सर्वेंट मेरा जो प्राथमिक दायित्व है वो तो यही है कि गवर्नमेंट की जो भी सामाजिक कल्याण की हो या फिर जैसी योजनाएं हैं, वित्तीय हो, प्रशासनिक हो, जो भी योजनाएं हैं, जो भी पहल सरकार की है, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करवाया जाए, इम्प्लीमेंट उनका करवाया जाए। और उसके लिए सर लोगों को अवेयर करना भी हमारी हाँ, जिम्मेदारी जागरूक होता करना है। बिल्कुल सब जगह। जितने ज्यादा लोग अवेयर होंगे, जन सहभागिता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, शासन में जो पारदर्शिता है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो एक तो मेरा जो प्राइम ड्यूटी है वो मैं ये करना ही चाहूँगी। दूसरी, चूंकि मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं से संबंधित अगर मुझे कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेने का मौका मिलेगा कभी, तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। और तीसरा सर, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी रही हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि जो निश्चित तौर पे जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए अगर मैं अपने स्तर पर कुछ कर पाई तो सर मैं ज़रूर करूँगी। बिल्कुल। कुछ एनजीओ ग्रुप्स ही हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि एक एनजीओ ग्रुप चलाएं जी, जो जी, बिल्कुल सर। वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं और अपने क्षेत्र के विशेष के लोगों के लिए, जी सर। तो उनको प्राथमिकता रखेंगे। जी सर। तो बिल्कुल। एक ये भी है, खेजड़ोली का जो क्षेत्र है अपना नगर पालिका का, उस क्षेत्र के लोगों के लिए और चौमू के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह से पढ़ाई करें अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेट रखें अपने बेटियों को? सर, जो भी प्रबुद्ध जन है मेरे गांव के और आसपास के क्षेत्र के, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों के, जो भी आपके बच्चों ने लक्ष्य तय कर रखे हैं, जो भी उनके सपने हैं, उनमें बाधा ना बने। उनको मतलब मोटिवेशन दे हमेशा कि हाँ, अगर उन्होंने लक्ष्य सही चयन कर रखा है तो आप हमेशा उनका साथ दें। और दूसरा ये है कि कभी भी मतलब नकारात्मकता जो होती है उसके फ्लो में ना बहे। ऐसा मेरे साथ हुआ, पिछली बार भी हुआ, और अक्सर होता है कि मतलब सफल होने के बाद भी लोग बहुत सारे नकारात्मक कमेंट करते हैं। हाँ, कर दे। पर मैं उन चीजों से दूर रही, मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर और दिया। इग्नोर जी करना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल आगे बढ़ो इग्नोर और कर इग्नोर दिया। करते हाँ, रहो। तो उसी का ये नतीजा है कि मैं दोबारा आपके सामने इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अड़ोसी हो चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो भी आपको नकारात्मक भाव दे रहा है, आपके लक्ष्य में बैरियर बनने का प्रयास कर रहा है, उससे आप जब तक दूर रहिए, जब तक आप अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाए। उसके बाद में आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे साथ हमारे गेस्ट। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ज्ञान से हमारे सभी दर्शकों को लाभ होगा, समाज में बदलाव आएगा, 36 कौम में, हम आशा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।